हेलो जी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप पिछला वीडियो में भी देख चुके होंगे। ठीक है, तो क्लास 8 एनसीईआरटी जो 8वां क्लास के छात्र हैं उनके लिए भी, या फिर जो स्टेट पीसीएस यूपीएससी या फिर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर इतिहास में जो रुचिकर हैं, वो आराम से पढ़ सकते हैं। बहुत कुछ जानकारियाँ हासिल करके जाएंगे। इतिहास को लेकर के लोगों की जो मंशा रहती है कि रटने वाला सब्जेक्ट है, इस प्रकार की भ्रांतियाँ टूटेगी और आपको पढ़ने में काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। ठीक है, हिस्ट्री वगैरह इंटरेस्टेड होने वाला है। चलिए, तो आज हम ये दूसरा क्लास है चैप्टर नंबर 1 का, क्लास 8 ठीक है, क्लास 8 चैप्टर 1, चैप्टर 1 हिस्ट्री। हिस्ट्री का ये दूसरा क्लास है। ठीक है, सेकंड क्लास है आज ये। तो सेकंड क्लास में आज हम पढ़ रहे हैं। तो इसी क्रम में हम आज आगे बढ़ेंगे। अभी तक हम जो है तिथि वगैरह को लेकर के जो कन्फ्यूजन थे हमारे जहन में, उस पे हम डिस्कस कर चुके हैं। और इतिहास को लेकर के कि सिर्फ डेट ही होता है, सिर्फ डेट ही रटा जाता है, तो इस प्रकार के हम बहुत बातें पे चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम बातें करेंगे औपनिवेशिक क्या होता है, औपनिवेशिक का तात्पर्य क्या होता है। सबसे पहले उपनिवेश को जानेंगे। ठीक है, तो हम कुछ एक्स्ट्रा बातें न करते हुए अब सिर्फ हम किताब की लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे और इसी से काफ़ी कुछ बारीकी से अध्ययन करते चलेंगे। तो इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने, ठीक है, इसी बुक में आगे चैप्टर में पढ़ना है कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता, स्थानीय नवाब और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन लोगों ने अर्थव्यवस्था पर, समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्च को निपटने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरतें की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों को खेती कराई। मतलब ये सारी तमाम कार्य करेगा। तो सबसे पहले जानते हैं उपनिवेश का तात्पर्य। तो हम बता देते हैं उपनिवेश किसे कहते हैं। उपनिवेश, ठीक है, उपनिवेश किसे कहते हैं, है ना। तो उपनिवेश का तात्पर्य होता है जब किसी बड़े देश द्वारा या फिर किसी ताकतवर देश द्वारा जब कमज़ोर देश पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से जब अधिकार कर लिया जाता है, तो वो जो ताकतवर देश का जो होता है ना, वो उपनिवेश कहलाता है। वो कमज़ोर देश जो रहेगा वो उसका उपनिवेश कहलाएगा, है ना। ताकतवर देश का वो क्या कहलाएगा, उपनिवेश कहलाएगा। तो इसी क्रम में हम आज आगे बढ़ेंगे, है ना। तो इसी पर चर्चा करते हैं। जैसा कि भारत में भी देखें, ये किताब में राजा और नवाब के बारे में पढ़ेंगे और किस प्रकार से उन पर अपना शासन स्थापित करेगा ब्रिटिश, और आर्थिक सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने के बाद संपूर्ण खर्चा का ठीकरा जो है भारत के ऊपर रख देगा। यहाँ से उत्पादित चीज़ों को सस्ता में खरीदेगा, है ना। फसल जो उसको फ़ायदा के लिए महत्वपूर्ण हो उसका निर्यात करवाएगा, उसका फसल की खेती करवाएगा। उदाहरण स्वरूप कपास की खेती, नील की खेती, पटसन की खेती, अफ़ीम की खेती, जो मतलब अनाज जहाँ खाने के लाले पड़े रहेंगे, और ये सब वाणिज्यिक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस प्रकार का शोषण करता है ब्रिटिश, है ना। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीके में क्या बदलाव। सिर्फ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है, सिर्फ अर्थव्यवस्था पर ही और कृषि पर ही बदलाव नहीं आया। यहाँ तक कि लोगों के जो विचारधारा है ना, रीति रिवाज, जैसे हो गया पसंद नापसंद, है ना, मूल्य और मान्यता, रीति रिवाज, ये सब में भी बदलाव आएगा। ठीक है, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिकरण कहते हैं। अभी हम चर्चा किए ना कि उपनिवेशीकरण किसे कहते हैं, जब किसी शक्तिशाली देश द्वारा किसी कमज़ोर राष्ट्र पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से अधिकार कर लिया जाता है,
तो जो कमज़ोर राष्ट्र जो होता है वो मजबूत राष्ट्र का क्या कहलाएगा? उपनिवेश कहलाएगा। ठीक है? लेकिन जल्द ही आप ये समझ पाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब में हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। ठीक है? तो जैसा कि शासक का बदलाव अलग तरीके का दिख रहा था, कृषि में जो था अलग तरीके का शोषण किया जा रहा था, अमीर वर्ग में बदलाव जो है वो दूसरे तरीके का था, वही जमींदार वर्ग में कुछ अलग चेंजेस दिख रहा था। तो सबका बदलाव का तरीका जो था वो अलग अलग था ना। लेकिन कुल मिलाकर बात यहाँ टिकती है कि ब्रिटिश जो है सबसे अपना फायदा क्या सोच रहा था, अधिक से अधिक फायदा के कमाने का। तो जानते हैं हम किस तरह जानते हैं, मतलब किस चीज़ के बारे में? तो भारतीय इतिहास के पीछे 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोत का इस्तेमाल करेंगे? तो जिसमें जैसा कि ये मॉडर्न इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे हैं, मॉडर्न इंडिया के बारे में, आधुनिक भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें 250 साल के इतिहास के स्पष्ट जानकारी मिलेगा। तो इस जानकारी का स्रोत क्या रहता है? जैसा कि हम प्राचीन इतिहास में देखें कि वहाँ जानकारी का जो स्रोत था वो पुरातात्विक स्रोत ज़्यादा मिला था। पुरातात्विक स्रोत में क्या हो जाएगा? तो पुराना तत्व में हो जाएगा मिट्टी के बर्तन। ठीक है? बर्तन मिला था हमको, है ना? बर्तन मिला था जी। घर मिला था हमको, है ना? घर मिला था। फिर ये जो पुरातत्व के रूप में ये सब मिला था, बर्तन, मूर्ति मिला था, सिक्का मिला था, है ना? तो ये सब पुरातत्व मिला था प्राचीन इतिहास में, उसके आधार पर हम लोग इतिहास लिखे थे। ठीक है? और मध्यकालीन में जो है वो आने वाले समय में पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ साहित्यिक स्रोत का भी अवशेष बढ़ता गया। साहित्यिक स्रोत, जैसे प्राचीन समय में भी साहित्य दिखते हैं, है ना? जैसे ऋग्वेद, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, ये सब। मध्यकालीन में भी उसी प्रकार के कुछ साहित्यिक स्रोत दिखेंगे। मध्यकालीन में जो आ जाएंगे वो इतिहासकार आ जाएंगे मध्यकाल के, है ना? मुस्लिम शासक के साथ उसके दरबार में रहेंगे, तो इस प्रकार के इतिहासकार का भी चर्चा करेंगे हम। ठीक है? अब देखेंगे इसमें प्रशासन अभिलेख तैयार करता है, तो देखेंगे प्रशासन जो अभिलेख तैयार करेगा उससे भी हमको इतिहास की जानकारियाँ मिल जाएगी। ठीक है? तो प्रशासक का अभिलेख से किस प्रकार की जानकारियाँ मिलेगी? तो देखिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल दिया हुआ है सन 1946 का, एक रिपोर्ट है, गृह विभाग की भेजी गई रिपोर्ट है। तो एक रिपोर्ट से हमको, मतलब एक प्रशासन के अभिलेख से देखिए क्या जानकारी मिलती है। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। मतलब ये जो गृह विभाग को भेजी गई ये जो रिपोर्ट जो है वो बताने का प्रयास कर रही है कि भारतीय नौसेना द्वारा जो विरोध किया गया था उसको कुचलने का प्रयास कर रही थी भारत सरकार। उस समय विभिन्न बंदरगाह से गृह विभाग का जो रिपोर्ट मिल रही थी उसमें से कुछ नमूने इस प्रकार भी हैं, है ना? जैसे कुछ उसे उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब उदाहरण के रूप में क्या है? बम्बई, इस बात का इंतजाम कर लिया गया कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर लो। तो बम्बई में इस प्रकार का कुछ आता है जवाब। फिर शाही नौसेना जहाज़ अभी भी बंदरगाह के बाहर ही है। कराची में देखिए 301 विद्रोही को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ अन्य संद, तो इस प्रकार के मतलब सूचना से हमें उस समय के तत्कालीन समय के घटना के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे वो नौसेना का विद्रोह जो होता है वो बम्बई में इसके घटना की जानकारी मिलेगी, फिर कराची में मिलेगी, फिर विशाखापट्टनम में मिलेगी। ठीक है? तो इसी प्रकार से और भी प्रशासनिक अभिलेख कुछ मिलेंगे, और उस प्रशासनिक अभिलेख के आधार पर हम जो है वो किस चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे? तो इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों में एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। सरकारी रिकॉर्ड जो अधिनियम बन करके आया, चाहे वो 1773 का एक्ट हो, 1784 का एक्ट हो, 1793 का हो, है ना? चाहे 1800 1813 का हो, 33 का हो, 53 का हो, तो जितना भी एक्ट और अधिनियम जो बन करके सरकारी रिकॉर्ड में जो आ रहा था उससे भी हमको जानकारियाँ मिल रही थी, इतिहास के बारे में उससे भी जानकारियाँ मिली। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उसके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। मतलब सब चीज़ों को वो स्पष्ट रूप से
डॉक्यूमेंट में लिख करके रखता था, और उसी के आधार पर जो है इतिहासकारों ने तत्कालीन समाज की स्थितियों का भी अवलोकन किया है। ठीक है, तो इसी क्रम में ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर विवाद किया जा सकता था। इसी समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। ठीक है, तो इसे लिखा हुआ दस्तावेज के आधार पर ही संविधान का प्रारूप आगे चल करके दिखता है, जिसके आधार पर विश्व के बहुत सारे देश जो है अपना शासन प्रशासन चलाते हैं अपने द्वारा लिखित संविधान के माध्यम से। ठीक है, अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है ना? क्यों? तो लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बना दिए थे। मतलब वो इम्पोर्टेंस इतना देते थे दस्तावेज वगैरह को, सभी संस्थान में एक दस्तावेज का ऑफिस बना रहा था। अरे यहाँ अभी वर्तमान समय में भी देख सकते हैं, सचिवालय में भी दस्तावेज का ऑफिस बना हुआ रहता है, कलेक्ट्रेट ऑफिस में भी रहता है, फिर आपके ये क्या बोलते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी रहता है। उसके साथ ही साथ आप पुलिस थाना में भी देख सकते हैं दस्तावेज ऑफिस। तो ये सब कोई बड़ी बात वर्तमान समय के लिए तो नहीं है, लेकिन उस समय के लिए बड़ी बात हो जाती है। फिर हमारे इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये काफ़ी ये चीज़ें जो है वो कारगर हो जाती है। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में स्पष्ट जानकारियाँ देने के लिए। तहसील के दफ्तर मान लिया जाए है, देखिए यहाँ चर्चा किया है, तो तहसील के दफ्तर या कलेक्ट्रेट कमिश्नर के दफ्तर, ये सबसे क्या मिलेगा? अगर लिखा हुआ सामान मिलेगा तो उस समय का शासन व्यवस्था, क्रियाकलाप कैसा चल रहा था, लोगों से किस प्रकार का व्यवहार किया जाता था, उस सब के बारे में स्पष्ट जानकारी हमको मिल सकती है ना। तो यही था। वही प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। ठीक है, सबके रिकॉर्ड रूम होते थे और सबका दस्तावेज मिलता था। ठीक है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्था भी बनाए गए। तो इन्हीं दस्तावेज को बचाने के लिए बहुत सारे संस्थाएं बने हुए थे, पुस्तकालय वगैरह भी। 19वीं सदी के शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्र और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागार में देख सकते हैं। अभी पटना संग्रहालय में जाएंगे या फिर पटना अभिलेखागार में जाएंगे तो वहाँ सैकड़ों साल पुराना समाचार पत्र आपको मिल जाएगा। गांधी जी कई आंदोलन करते हैं तो उस आंदोलन से जुड़े कुछ आपको पत्र मिल जाएंगे, गांधी जी का पत्र मिल जाएगा। कोई गांधी जी को लिखता है चिट्ठी वगैरह, वो भी चिट्ठी मिल सकता है आपको। तो उसके आधार पर आप उस समय का स्पष्टीकरण कर सकते हैं। ठीक है, तत्कालीन समय की स्थिति का। तो इतिहास का स्रोत के रूप में भी ये काम करता है। चलिए, वहीं आप जिलाधिकारी द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसर द्वारा प्रांतीय अधिकारी को भेजे गए निर्देश और सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सब की भी जानकारी जैसे ब्रिटिश के टाइम में ये सब किया जाता था, सब दस्तावेज के आधार पर। चाहे किसी को आदेश देना है, चाहे किसी को निर्देश भेजना है, कोई सुझाव देना, सब हुक्म में दस्तावेज की भूमिका होती थी। 19वीं सदी की शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी। ठीक है, अब इनका कॉपी भी किया जाता था इन दस्तावेज का, और कॉपी करके रखा जाता था, है ना। अब देखिए एक फोटो दिया हुआ है आपके सामने एक फोटो दिया हुआ है, बहुत बड़ा बिल्डिंग दिख रहा होगा। ठीक है, वो है क्या? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। ठीक है, तो अभिलेखागार है जहाँ दस्तावेज रखा जाता है। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नजदीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच इन संस्थानों से कितना भारी महत्व था, है ना। मतलब ये सब संस्थान जो थे इनको इम्पोर्टेंस दिया करते थे ब्रिटिश, कई रूपों में इम्पोर्टेंस दिया करते थे। अब देखेंगे, उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी वैसे लोगों को कहा जाता है जो स्पष्ट रूप से, मतलब जो लिखने के लिए ही रखे जाते थे, है ना। सुलेखर भी उसको बोल सकते हैं। खुशनबीसी या सुलेखबीस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे। अभी हम बोले ना कि उनको चीज़ों को स्पष्ट रूप से लिखते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी, और इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की
कार्रवाई में दस्तावेज की कई प्रतियां बनाई जाने लगी, है ना। 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में प्रेस कौन लेकर के आता है, तो पुर्तगाली, ठीक है। पुर्तगाली जो है भारत में प्रेस लेकर के आता है, और उसके बाद भारत में प्रेस का जो है प्रचलन बढ़ता चला जाता है। अब देखिए सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। अब सर्वेक्षण क्या है ना, तो किसी भी घटनाक्रम की जांच पड़ताल या फिर अवलोकन करने के पश्चात जो एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है, उसी को सर्वेक्षण बोलते हैं। फिर वो घटनाक्रम को जांच पड़ताल और जमीनी स्तर पर उसकी गहराई से स्पष्टता का पता लगाना ही सर्वेक्षण कहलाता है। और ये सब सर्वे करने के बाद एक रिपोर्ट भी बनाया जाता था, तो उससे भी इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उनको सही ढंग से जानना जरूरी है। बात भी सही है जी, कि किसी पे अगर आप पकड़ अच्छी बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में आपको अध्ययन करना जरूरी है कि उसकी एक्टिविटी, उसकी गतिविधि क्या है, वो क्या सोचता है, क्या करता है। ये सब चीज़ अगर आप अच्छे से जान जाएंगे, तो उस व्यक्ति पर आसानी से आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, या फिर उस देश पर। तो 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षण में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। देखिए सर्वेक्षण में देखिए कितनी चीज़ों का पता लगाया जाता था। धरती की सतह के बारे में, मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में, पेड़ पौधा के बारे में, जीव जंतु के बारे में, अब इतना चीज़ के बारे में, फसल के बारे में पता लगाया जा चुका है। तो एक चीज़ और स्पष्ट हो जाता है कि उस समय की स्थिति भी इससे पता चल जाती है ना, कि अगर जीव जंतु और जैव विविधता अच्छी मात्रा में रहेगी और पर्यावरण ज़्यादा संतुलित रहेगा, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों का लगाव होगा इससे, है ना। वही फसल वगैरह का उत्पादन ज़्यादा होगा, तो स्पष्ट पता लगा सकते हैं कि कृषि अच्छा होता होगा, है ना। मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर भी हम लोग पता लगा सकते हैं, उपजाऊ मिट्टी मतलब कृषि के योग्य होगा। तो इसी क्रम में जो है अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था ना। बात भी सही है। 19वीं सदी के आखिरी में हर 10 साल पर जनगणना भी की जाने लगी। प्रथम जनगणना 1871 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, ठीक है। फिर 1881 से कंटिन्यू प्रत्येक वर्ष जनगणना होना शुरू हो गया। जनगणना के जरिए भारत में सभी प्रांत में रहने वाले लोगों की संख्या और उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण, तो इतना प्रकार का सर्वे किया जाता था। इसको भी रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। और जब रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, तो इससे भी हमें स्पष्ट जानकारियाँ मिलती थी बहुतों चीज़ों के बारे में। अब देखिए इधर एक पौधा है, क्या है पौधा? अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक वनस्पति उद्यान और प्रकृति इतिहास के संग्रहालय में विभिन्न पौधे के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब देखिए एक शरीफे का पौधा का दिया हुआ है, ठीक है। इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारियाँ किस तरह इकट्ठा की जाती थी, और इससे उपनिवेशवाद के बारे में। अब देखिए शरीफा से उपनिवेशवाद के बारे में तो नहीं पता चलता है, लेकिन उस समय कृषि के बारे में पता चलता है कि शरीफा का पौधा आसपास प्रचलन में होगा। है कि जो चीज़ें ज़्यादा दिखती है, लोग उनका चित्र बनाना, चित्र को उकेरने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता? अच्छा, रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं, सारे के सारे जो है वो सरकारी रिकॉर्ड हैं, ठीक है। इसमें हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी, ठीक है। सिर्फ सरकारी अफसर के बारे में पता चलता है, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी, बाद के लिए वे किन चीज़ों से बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस कर रहे थे और उनकी कार्रवाइयाँ की क्या वजह।
जैसे ब्रिटिश का मंशा तो दिख रहा था कि ब्रिटिश भारत का विरोध, भारत के लोगों को गुलाम बना रहा था, लेकिन इससे भारतीय लोगों को स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही थी कि ब्रिटिश जो कोई कानून लेकर के आता था तो उसके बदले में भारतीय लोग जो है वो क्या रिएक्ट किया करते थे। मतलब ब्रिटिश जो बोल दिया देता था उसी को हम इतिहास में अभी वर्तमान समय में मान लिया करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम पीछे पढ़े ना कि जितना भी गवर्नर जनरल है उसके जात जन्म, उसके पूरा समझिए एक तरीके से जीवनी ही इतिहास के रूप में जोड़ दिया गया है, एगो चैप्टर के रूप में। कितनी बड़ी विडंबना की बात है। मतलब उसका एक जीवन ही इतिहास हो सकता है क्या? सामाजिक व्यवस्था में घटित घटनाक्रम भी तो एक इतिहास का एक चरण हो सकता है। समाज में कई सारे बदलाव आते हैं, संस्कृति में, रीति रिवाज में, खेती में, वो भी तो इतिहास हो सकता है। तो ये जो दस्तावेज जितना मिला है वो सरकारी दस्तावेज है। सरकारी दस्तावेज महज एक उसका सीमित नजरिया है। अब देखिए ना, यही एक तस्वीर है 1857 के विद्रोही का। ठीक है, तस्वीर को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, इसमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तक में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेज की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। मतलब जो भारतीय जनता को इसमें विलेन के रूप में दिखाया गया और हीरो के रूप में ब्रिटिश को दिखाया गया कि भारतीय जो विद्रोही थी वो लूट रही थी जनता को और ब्रिटिश उन सबको मसीहा के रूप में बचा रहा था। तो देखिए जरा, ब्रिटिश इतिहासकार भारतीयों को विलेन कैसे साबित कर रहा था, ये सब अखबार के माध्यम से। ठीक है, देखिए एक और डायग्राम दिया हुआ है। बंगाल में मानचित्रण और सर्वे चल रहा था मानचित्रण का। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर है 1832 ईस्वी का। ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण के इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरण को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर पर जोर देना चाहता था। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है जितना नक्शा बनाने का जो आगे देख रहे हैं पूरा लगा हुआ है, या फिर जितना मशीनरी यंत्र आगे लगा हुआ है, सबको दिखाने का प्रयास किया गया। मतलब विशिष्ट तौर पर यह वैज्ञानिक स्वरूप को प्रदर्शित करने का इसमें बात किया गया है। ठीक है, अब देखिए इंसान के खाने के लायक नहीं है। अब देखिए ये क्या है, ये घटनाक्रम अखबारों से देश में विभिन्न भागों में चल रहे आंदोलन का पता चलता है। 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई। 1946 की घटना है, जब देश जो है वो काफ़ी देश की जनता जो है काफ़ी सभ्य हो चुकी थी। फिर उसके बाद की घटना देखिए, दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन बावर्ची खाने से आने वाली घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। ठीक है, महज एक सूचना है ना। जैसे जैसे यह खबर पुलिस थाने तक पहुंची, वहां भी पुलिस वाले ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था, पुलिस लाइन में रसोई में हमारे लिए जो खाना आता है वो कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर नहीं खा सकते, है ना। तो एक बार सोच के देखिए कि ये सब जो न्यूज है जो आ रहा है, एक तरफ ब्रिटिश जो है अपने आप को महिमा मंडित कर रहा है हीरो के रूप में, वही दूसरी ओर भारतीय सैनिक है उसके पास जो बता रहा है कि हमको खाना तक नहीं सही मिल रहा। तो आप खुद सोच करके देख सकते हैं कि जो महिमा मंडित किया जा रहा था ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा अंग्रेज को, ये सरासर नाइंसाफ़ी दिखता है इसमें। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोत की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुकाबले उन्हें ढूंढा जाना मुश्किल साबित हो जाता है। मतलब सरकारी रिकॉर्ड जहाँ एक जगह संग्रहालय में हमको इकट्ठा मिल जाते हैं, वहीं दूसरे रिकॉर्ड जो है वो किसी पर्सनल व्यक्ति, कवि, इतिहासकार, पर्सनल कोई व्यक्ति लिखा होगा, हमको उसको खोजना पड़ेगा और वो मिलेगा तब ना। वो मिलेगा तभी तो वो स्पष्ट जानकारी मिल पाएगा। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, यात्रियों का स्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं, स्थानीय बाजार में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकें महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है,
तो ये सब जो है इतिहास में भी मदद करती है, ये सब भी इतिहास लिखने में। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगी और विभिन्न मुद्दों पर जनता के बहस भी होने लगी। नेता और सुधारकों ने अपने विचार को फैलाने में लिखा, कवि और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। तो इस प्रकार से जैसे समाचार पत्र का प्रसार हुआ, समाचार पत्र जब छपने लगा, ठीक है, जनता एक दूसरे से बहस करने लगी, सुधारकों और विचारक के नया वर्ग का जन्म हुआ। तब जा करके जो है वो इतिहास का स्वरूप थोड़ा चेंज होता है कि यानी अभी तक जो जो शासक वर्ग तक टिका हुआ था, अब अखबार आने तक एक आम जनजीवन, आम लोगों तक भी पहुंचता है। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों से रचे हैं जो पढ़ा लिखा जाते थे, मतलब जो पढ़ना लिखना जानते थे, उन्हीं लोगों द्वारा ये लिखा गया है। इनमें हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खाद्यान्नों में काम करने वाले मजदूर, सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले ग्रुप किस प्रकार के अनुभव से गुजर रहे। मतलब ये जो लिखते थे पेपर में, वो भी एक पढ़े लिखे लोग होते थे, और वो भी उसी शब्दों में लिखते थे, एक तरीके से अंग्रेजियत शब्द में ही, चाह करके भी। हालांकि विचार को प्रकट करने का प्रयास किया जाता था, लेकिन एक आदिवासी का विचार को कैसे प्रकट कर सकते हैं, किसान के दर्द को आप कैसे प्रकट कर सकते हैं। एसी में बैठ करके आप किसान के उद्धार के बारे में नहीं सोच सकते, कभी हो ही नहीं सकता। किसान के बारे में अगर आपको सोचना है तो आपको खेतों में उतरना पड़ेगा, ठीक है। खदान में काम करने वाले मजदूर के बारे में अगर आपको स्पष्ट रूप से लिखना है तो उनके साथ रहना पड़ेगा आपको। सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले लोगों की गरीबी पर अगर आपको कुछ स्पष्ट जानकारी चाहिए तो देख करके नहीं सीखा जाएगा, वहाँ रह करके आप अनुभव कीजिएगा, तभी आप उसके स्पष्टीकरण को दे पाएंगे, ठीक है। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इसके बारे में जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इन किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी, ठीक है। या आखिर इतिहास का वास्तविक स्वरूप क्या है, तो आइए देखिए, यहाँ एक कल्पना रूप में एक शब्द है। कल्पना कीजिए कि आप इतिहासकार हैं। आप यह पता लगाना चाहते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद एक दुर्गम आदिवासी इलाकों की खेती में क्या बदलाव आया है। इन जानकारियों को ढूंढने के लिए विभिन्न तरीकों की सूची बनाएं। मतलब किस आधार पर एक आदिवासी के बारे में, इलाके के बारे में आप पता कर सकते हैं। एक तो सरकारी दस्तावेज के आधार पर पता लगा सकते हैं, उसको तो साइडे कर दीजिए, है ना। उसके अलावा किसी यात्रा वृत्तांत, मतलब कोई व्यक्ति यात्रा करने गया है उसके डायरी से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। कोई इतिहासकार उधर घूमने के लिए गया है उसके बारे में, कोई प्राणी सर्वेक्षण डिपार्टमेंट वहाँ सर्वे करने गया है उसके उसके रिपोर्ट से भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम वहाँ जा करके वहाँ के बूढ़े बुजुर्ग से मिल करके वहाँ का संस्कृति, वहाँ के रीति रिवाज से जुड़े कुछ धार्मिक ग्रंथ जो पुराने समय में लिखे गए हैं, हम उससे भी आदिवासी के समाज की कल्पना कर सकते हैं और उनको इतिहास के रूप में उकेर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है अभी तक चैप्टर 1 जो है वो हम समझाने में काफ़ी सफल हुए। अगर आप क्लास 8 में पढ़ते हैं तो आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपका अगर शुरुआती है तो आप भी यहाँ से कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस में ले सकते हैं, ठीक है। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस कालखंड में बांटा उसमें क्या समस्या थी, वो हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश के रूप में जो बांटा था, ठीक है। तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, और बाकी का हम आपको अगला दिन देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ। तो वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।